नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। नेपाल में आर्मी चीफ ने संभाली कमान, प्रदर्शनकारियों से हिल्टन होलन में लगाई आग। सुशीला कार्की बन सकती है नेपाल की अंतरिम पीएम। पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा कल, आपदा से नुकसान का जायजा लेंगे पीएम मोदी। दून में करेंगे हाई लेवल बैठक। उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग में इंडिया गठबंधन में दिखी दरार, सभी पार्टियों ने खुद को बताया पाक साफ, बीजेपी ने विरोधियों पर बोला हमला। दिल्ली में केंद्रीय चुनाव आयोग की बड़ी बैठक, देश भर में मतदाता सूची पुनरीक्षण की कवायद तेज, तैयारियों पर विचार विमर्श के लिए बुलाई गई थी बैठक। कांकेर में पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़, एक नक्सली ढेर, एक हथियार बरामद, 8 लाख का इनामी नक्सली मारा गया। पंजाब के 23 और गुजरात के 3 जिलों में बाढ़, बिहार में बिजली गिरने से महिला की मौत, कुल्लू में लैंडस्लाइड से 5 की गई जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अहम जानकारी आपको कुरुक्षेत्र से बता रहे हैं, जहां सीएम नायब सैनिका कुरुक्षेत्र दौरे पर हैं। आपको बता दें, पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के लिए सीएम ने राहत सामग्री पहुंचाई है। पंजाब की सरकार संकट की घड़ी में हरियाणा के साथ खड़ी है। इसके साथ ही सैनी ने कुरुक्षेत्र का भी दौरा किया। बाढ़ पीड़ितों के लिए सीएम ने राहत सामग्री पहुंचाई है। लगातार सरकार की तरफ से वहां पर निगरानी की जा रही है और बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाई जा रही है। खबर एसएएस नगर से, जहां पंजाब के राज्यपाल श्री गुलाब सिंह कटारिया आज फोर्टिस अस्पताल पहुंचे और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के स्वास्थ्य की जानकारी। उन्होंने इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मुख्यमंत्री को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की शुभकामनाएं दी। और मीडिया से बातचीत में राज्यपाल कटारिया ने बताया कि प्रधानमंत्री ने कल विस्तृत ब्रीफिंग के दौरान मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य के बारे में कई बार जानकारी ली। राज्यपाल कटारिया ने कहा कि मुख्यमंत्री की सेहत अब पहले से बेहतर है, फिर भी उन्होंने सलाह दी है कि 1-2 दिन और अस्पताल में रहकर पूर्ण विश्राम करें ताकि वह पूरी तरह से स्वस्थ हो सकें। क्या ब्रीफिंग हुई, क्या पीएम साहब से बातचीत हुई, तो मैंने कहा हर दृष्टि से पॉजिटिव है। खबर अंबाला से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाढ़ग्रस्त प्रदेशों के दौरे के बाद अब सियासत गर्मा गई है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि उन्हें पर्याप्त मुआवजा नहीं मिला है, जिस पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने तीखा पलटवार किया। विज ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जिस बच्चे को रोने की आदत होती है वो रोता ही रहता है, चाहे उसे दूध पिला दो या जूस। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री ने पंजाब को 1600 करोड़ रुपए का, हिमाचल प्रदेश को 1500 करोड़ की राहत राशि देने का ऐलान किया। उन्होंने यह भी कहा कि हर राज्य के पास अपनी राहत के लिए फंड होता है, चाहे वह पंजाब हो या हरियाणा। एक अन्य मुद्दे पर अभय के चौटाले के उस बयान पर हुड्डा ने ईडी के डर से भाजपा से हाथ मिला लिया। वहीं इस पर विज ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा हरियाणा में तीसरी बार अकेले के दम पर सरकार बनाई। उन्होंने कहा कि हम मंच पे कहते थे कि भाजपा की सरकार बनेगी। देखिए, किसने किसके साथ समझौता कर लिया, किसने किसको हरवा दिया, कौन किसके साथ था, कौन किसके साथ गद्दारी कर रहा था, अब इन बातों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि हकीकत दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में अकेले अपने दम से, और मित्रों को याद होगा कि मैंने सारे चुनाव के दौरान एग्जिट पोल क्या कह रहे थे, सर्वे क्या कह रहे थे, उनके हट के मैंने डंके की चोट पर हर मंच पर ये कहा कि इस बार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी बिना किसी के सहयोग से सरकार बनाएगी।
खबर सिरसा से, जहां घग्गर नदी के जलस्तर व तटबंधों की सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन द्वारा रोजाना पुख्ता की जा रही। सुरक्षा व्यवस्था की सुनिश्चितता को लेकर अधिकारी दिन रात नदी का निरीक्षण कर रहे हैं। जेसीबी, पोकलेन, ट्रैक्टर ट्रॉली आदि की सहायता से घग्गर नदी के तटबंध को और भी अधिक मजबूत किए जा रहे हैं। नरेगा की सहायता से कट्टों में मिट्टी भरवाकर किनारों पर लाया जा रहा है ताकि किसी को संभावित स्थिति से निपटा जा सके। फिलहाल जिला में जल स्तर स्थिर है और घग्गर के मुख्य तटबंध सुरक्षित है। प्रशासन किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरत रहा और पूर्ण सजगता व सक्रियता के साथ कार्य में क्षेत्र में जुटा हुआ है। इसके साथ ही 24 टीमें लगातार घग्गर नदी के जल स्तर पर तटबंधों की निगरानी में लगी हुई हैं। हरियाणा के रेवाड़ी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 के दिल्ली जयपुर मार्ग पर आज सुबह सवेरे दिल्ली से नीमराना जा रही मछलियों से भरी तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई, जिसके चलते सड़क के चारों ओर पड़ी हजारों मछलियों की तड़प कर जान दे दी। सड़क पर पड़ी मछलियों के कारण घंटों जाम ऐसी स्थिति रह गई। वही दूसरी ओर पिकअप चालक घटना के बाद मौके से फरार हो गए। वही सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सड़क से मछलियों को हटवाया और कड़ी मशक्कत के बाद जाम को सुचारू करवाया। मेरी गाड़ी एक्सीडेंट हुई है जिसमें मेरा 3 लाख रुपए का माल था। कम करीब लाख रुपए का माल मेरा खराब हो चुका है। इसमें कहाँ से आ रहा था माल, कहाँ जा रहा था? दिल्ली से आ रहा था और नीमराना के लिए जा रहा था। बावड़ क्रॉस करना के 2 किलोमीटर आगे गाड़ी पलट गई। ये हम गश्त पे थे। गश्त के दौरान देखा कि गाड़ी अचानक जयपुर से दिल्ली हाईवे पर जा रही थी जिसमें मच्छी थी। उसका डिसबैलेंस होने के कारण और डिवाइडर पे चढ़ गई। इससे उसके जो कैरेट थे मच्छी के वो दिल्ली से जयपुर वाले रोड के ऊपर। खबर नोहर से, जहां नोहर में नव नियुक्त एसपी गीता ने कहा है कि क्षेत्र में महिला सुरक्षा व कानून व्यवस्था को मजबूत करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा नशे के माफिया पर नकेल कसना और बाजार की ट्रैफिक व्यवस्था पर भी सुधार करना बेहद जरूरी है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए एसपी गीता ने कहा कि क्षेत्र की कानून व्यवस्था को लेकर जल्द ही पुलिस अधिकारियों और क्षेत्र की सामाजिक, राजनीतिक एवं स्वयंसेवी संगठनों के साथ बैठक कर उन्हें फीडबैक लिया जाएगा और उनसे सुझाव भी आमंत्रित किए जाएंगे। अभी तो मैंने ज्वाइन किया है, लेकिन जो मुख्यालय की तरफ से, पुलिस मुख्यालय की तरफ से हमारी जो प्राथमिकताएं हैं उनको मैं ध्यान में रखते हुए काम करूंगी। सबसे पहले तो हमारी है कि महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की जो अपराध है उनमें कमी लाना। उसके अलावा जो संगठित अपराध हैं, जो नशे के प्रति हैं, संगठित अपराध है, जो नशे का जो यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है, जो सुना है मैंने अभी, कोई रोकथाम मेरी प्राथमिकता रहेगी। खबर फरीदाबाद से, जहां हरियाणा के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले में राज्य मंत्री राजेश नगर ने अधिकारियों के साथ बैठक कर आगामी खरीफ खरीद की सीजन की तैयारियों के लिए दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि हरियाणा में आगामी कुछ दिनों में खरीफ सीजन आरंभ होगा। भारत सरकार द्वारा खरीफ सीजन 2025-26 के लिए निर्धारित किया गया न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल के अनुसार राज्य सरकार द्वारा खरीफ सीजन 2025-26 के दौरान फसलों की खरीद हेतु राज्य की मंडियों में तैयारियां चल रही हैं। पंजाब के राज्य सूचना आयुक्त हरप्रीत संधू ने आज गुरुद्वारा श्री शिव निवारण साहिब पटियाला में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी आध्यात्मिक हथियार नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक 9वें सौ के गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहीदी वर्षगांठ को समर्पित है। हरप्रीत संधू ने बताया कि इस पुस्तक में गुरु तेग बहादुर साहिब के जीवन से जुड़े पवित्र स्थानों का विस्तृत विवरण और तस्वीरें शामिल। उन्होंने यह भी बताया कि यह पुस्तक का विमोचन पहले पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने जुलाई में चंडीगढ़ स्थित राजभवन में किया था। पुस्तक में गुरुद्वारा से दुख निवारण साहिब का भी उल्लेख किया गया और चित्र भी है जहां गुरु साहिब ने अपने चरण रखे थे। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। ਅੱਜ 10 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ
ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਟੇਬਲ ਬੁੱਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। खबर पटियाला से, जहां पूर्व सांसद परनीत कौर ने पंजाब के लिए 1600 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तहे दिल से धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि राशि पहले से ही मंजूर किए गए 12,000 करोड़ रुपए के अलावा दी गई। प्रधानमंत्री के इस ऐलान से पंजाब में लोगों को भरोसा मिला है कि केंद्र सरकार मुश्किल समय में उनके साथ खड़ी हुई। पटियाला जिले की स्थिति के बारे में बात करें तो परनीत कौर ने प्रधानमंत्री को बताया कि लगातार बारिश और बाढ़ के कारण लगभग 133 गाँव तबाह हो गए, जबकि 42,000 एकड़ से अधिक उपजाऊ कृषि भूमि को काफ़ी नुकसान पहुंचा। उन्होंने पटियाला पर विशेष ध्यान देने की अपील की है, क्योंकि घग्गर, टांगरी और मारकंडा नदियों के कारण यह जिला लगभग हर साल बाढ़ का शिकार हो जाता है। देखो, पहले तो मैं धन्यवाद करदी हाँ कि प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने आपे ही अखी देखी अपना हाल देखिया पंजाब दा। उन्होंने जेड़े उस इलाके दे, गुरदासपुर इलाके दे कुछ किसान सी, उन्हां नाल गल कीती, क्योंकि जो पीड़ा उन्होंने सी वो सारी साडी किसानी नूं हैगी है, साडे पंजाब नूं हैगी है। तो उन्हां नाल बहुत अच्छी तरह घंटे के लिए उन्होंने गलबात की। उस दे बाद उन्होंने रिव्यू मीटिंग लीती और जो पैकेज अनाउंस करके गए ने, इनू पैकेज नहीं मैं कहती, इनू मैं कहती कि उन्होंने आंदिया सार जो देख के अपने वालों जो सहायता दिती है, ये नाल मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों नूं मिलूगा रिलीफ। और मैनू ये भी पता है कि जद पूरी इन्हां दी पूरी असैसमेंट हो जाऊगी कि कितना नुकसान होया, की होया, जद पानी नीचे उतरूगा, उहदे बाद भी वो ज़रूर जो कर सकणगे सेंटर तो ज़रूर करनगे। मोगा निवासी राजदीप सिंह ने मोहाली के सेक्टर 68 स्थित HDFC बैंक के बाथरूम में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। यह घटना मंगलवार के दोपहर करीब 2 से 2:30 बजे के बीच। आत्महत्या से पहले राजदीप सिंह ने 2 पत्नियों का सुसाइड नोट लिखा और एक सोशल मीडिया पर वीडियो भी जारी किया। इन दोनों में उन्होंने कुछ लोगों द्वारा परेशान किए जाने और करोड़ों रुपये के लेन देन की बात कही। फिलहाल उनका मोगा स्थित घर बंद है। इस घटना के कारणों की जाँच जारी है। मैं अज परमजीत सिंह जो कि असी छोटे वीर के घरे वड्डे वीर के घरे आए जी अफसोस करने वास्ते, पर हले उन्होंने घरे ताला लग्या हुआ है। तो जो रात को इस गल का पता लग्या कि राजदीप की इस तरह करके मौत हो गई है, तो सारी रात अफसोस दे विच निकली सारे परिवार की, क्योंकि साडा परिवार इन्हां नाल बहुत पिछले, क्योंकि साडा इन्हां दे नाल लिंक किस तरह लगी है पिछले। भटिंडा पुलिस ने भोले भाले लोगों को ठगने वाले 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। डीएसपी खुशप्रीत सिंह ने बताया कि यह ठग पहले भोले भाले लोगों से दोस्ती करते थे और उनका विश्वास जीतने के बाद उनके बैंक खातों से इस्तेमाल साइबर धोखाधड़ी और पैसे के लेन देन के लिए किया करते। ये लोग ठगी की रकम को उनके खातों में ट्रांसफ़र कराते थे, फिर उसे ऑनलाइन या अन्य तरीकों से निकाल लिया करते थे। गिरफ्तार किए गए तीनों व्यक्ति साइबर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह को भोले भाले लोगों को बैंक खातों में मुहैया कराते थे। पुलिस ने, आपको बता दें, पुलिस ने इन्हें अदालत में पेश करके रिमांड पर लेगी ताकि इस मामले में और भी महत्वपूर्ण खुलासे हो सके। डीएसपी खुशप्रीत सिंह ने बताया, जनता से अपील की है कि वे किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत दस्तावेज न दें। परसों सानू SSP साहब ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਿੰਘ ਸਚਦੇਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਿੱਟੂ ਰਾਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਜਾਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 40% ਅਪਾਹਿਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਚਾਹ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਉੱਤੇ ਪੁਨਿਆਣਾ ਬੱਸ स्टैंड ਤੇ। अहम जानकारी आपको बलरामपुर से बता रहे, जहां वाड्रफ नगर में ACP की रेड मारी गई है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं बलरामपुर से,
13,000 की रिश्वत लेके पटवारी वहां पर गिरफ्तार हुआ है। इसके साथ ही किसान से जमीन बंटवारे के बदले मांगी गई थी रिश्वत। रिश्वत नहीं देने के कारण नहीं हो रहा था बंटवारा। 13,000 की रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार किया गया है। किसान से जमीन बंटवारे को लेके बदले मांगी थी रिश्वत। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, रिश्वत लेने के कारण नहीं कर रहा था बंटवारा। पिंडरी गांव के पदस्थ है पटवारी मोहन सिंह। बलरामपुर से अहम जानकारी बता रहे हैं, बाड्रफ नगर में सीबी की रेड मारी गई और पटवारी को 13,000 की रिश्वत लेके गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, किसान से जमीन के बंटवारे के बदले रिश्वत मांगी जा रही थी, जिस पर कार्रवाई हुई है। खबर रायपुर से, जहां बिलासपुर में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित वोट चोर गद्दी छोड़ सम्मेलन के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। सीएम साय ने कांग्रेस को लगातार मिल रही हार से बौखलाया हुआ बताते हुए उन पर उल जुलूल हरकत करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी पिछले चुनाव में लगातार हार का सामना कर रही है और इसी हार की निराशा और बौखलाहट में वह इस तरह के बेतुके कार्यक्रम को आयोजित कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रही और इसी वजह से निराधार आरोप लगा रही। गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी ने बिलासपुर में भाजपा सरकार पर लोकतंत्र की हत्या और जनादेश की चोरी का आरोप लगाते हुए एक बड़ा सम्मेलन किया, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री साय का ये जवाब आया। अब कांग्रेस लगातार हार से इतनी बौखलाई हुई है। जांजगीर चांपा जिले के मितानिनों ने आज रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय पहुंचे और मितानिनों के प्रोत्साहन राशि को भुगतान करने की मांग की। साथ ही सीएचएमओ को मितानिनों प्रशिक्षकों की क्षतिपूर्ति भुगतान करने के सत्यापन के लिए स्वास्थ्य पंचायत समन्वयक को सत्यापन के लिए नियुक्त करने का विरोध किया। उन्होंने स्वास्थ्य पंचायत समन्वयक की नियुक्ति को अनाधिकृत बताया और इस पर चयनकर्ता किस संस्था को की गई है, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस पद से नियुक्त करने को किस वर्ष में किया गया, इसकी जानकारी मांगी। साथ ही स्वास्थ्य पंचायत समन्वयक की नियुक्ति के लिए राज्य या केंद्र सरकार से अनुमति ली गई नहीं, इस पद के लिए किसके द्वारा भुगतान किया जाता है, इन सवालों के साथ स्वास्थ्य पंचायत समन्वयक पद को समाप्त करने की मांग की गई है। हमारे मितानिन कार्यक्रम में स्वास्थ्य पंचायत समन्वयक है, हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर है, मितानिन और एमटी है ना। हम लोग कितने लोग भी इस कार्यक्रम में काम कर रहे हैं और करीबन हमको 22 वर्ष हो गए इस कार्य में जुड़े हुए। 22 साल 12 वर्षों तक हमारी मितानिन जो है निःशुल्क और फ्री काम की है। आज स्वास्थ्य एनएचएम में संविलियन के लिए हमारी 2 मांगे थी। पहली मांग एनएचएम में संविलियन करने का था, दूसरा 50% मानदेय वृद्धि का था। मितानिनों की मांग सिर्फ एक ही है, उनका कहना है कि स्वास्थ्य पंचायत समन्वयक पद राज्य सरकार के द्वारा सृजित किया गया नया, जो अनावश्यक है और इनके ऊपर उनको निगरानी के लिए रखा गया है, जो पहले नहीं था। अब वो पूरा उनका एक ही मांग है कि इस पद को विलोपित कर दिया जाए। मैं राज्य सरकार को इस मामले में अपना मत से उनको ज्ञात कराऊंगा। छत्तीसगढ़ में अपने रजत जयंती वर्ष के अवसर पर युवाओं के लिए सुनहरा मौका लेकर आया। जिला धमतरी के लाइकवुड कॉलेज में परिसर में पीजी कॉलेज धमतरी में एक विशाल रोजगार मेला आयोजित किया गया, जिसमें प्रशासन और कौशल विभाग के सहयोग से सम्मानजनक रोजगार के अवसर प्रदान किए गए। इस मेले में IT, रिटेल, सुरक्षा, ऑटोमेटिक, कंस्ट्रक्शन और सर्विस सेक्टर जैसी 9 प्रतिष्ठित कंपनियां हिस्सा लेंगी, जो करीब 1600 रिक्त पदों पर भर्ती किया जाएगा। मेले में कंपनियों के प्रतिनिधि साक्षात्कार के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों का चयन करेंगे और चयनित युवाओं को मौके पर ही ऑफर लेटर भी प्रदान किया जाएगा। मैं सबसे पहले गवर्नमेंट पीजी कॉलेज का और रोज़गार कार्यालय का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव जो है वो बच्चों के लिए लिया हुआ है। एज अ SBI लाइफ इंश्योरेंस हम बिलीव करते हैं कि हर एक व्यक्ति के पास इंश्योरेंस होना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, जिससे कि वो अपने और अपने परिवार की लाइफ को सिक्योर कर सकें। और उसके लिए हमें एक अच्छी टीम की ज़रूरत है
और चूंकि ये गवर्नमेंट का छत्तीसगढ़ का रजत जयंती समारोह है जिसमें सरकार चाहती है कि हम नए बच्चों को शामिल करें, तो एक SBI लाइफ इंश्योरेंस जो भारत की लीडिंग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम अच्छे से अच्छे बच्चे यहाँ से चुनकर लेकर जाएं जो कि आगे जाकर समाज में लोगों को इंश्योरेंस के बारे में जानकारी दे सकते हैं। हमारे महाविद्यालय में BCS गवर्नमेंट महाविद्यालय में आज जॉब फेयर का आयोजन किया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ के 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। इसमें विभिन्न कंपनियां आई हुई हैं अपने अपने रिक्वायरमेंट्स को लेके, जैसे SBI लाइफ इंश्योरेंस आए हुए हैं, शिव शक्ति ग्रुप ऑफ कंपनी आए हुए हैं और एजेंट के लिए आए हुए हैं, और प्रिज्म ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स आए हुए हैं। और ये हम सब स्टूडेंट्स के लिए एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है, जिससे हम लोग को कोई ना कोई जॉब ऑफर का मौका मिलेगा, और इसके लिए हम महाविद्यालय को धन्यवाद करना चाहेंगे और सारी कंपनियों को भी धन्यवाद। आज रजत जयंती समारोह में, क्योंकि 25 वर्ष पूरे हो गए हमारे छत्तीसगढ़ का, इसके उपलक्ष्य में सरकार के द्वारा रोजगार मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे कॉलेज में बहुत सारी कंपनीज आई हैं, जैसे कि SBI लाइफ इंश्योरेंस आई है, टेंगो सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज आई हैं, शिव शक्ति एग्रीकल्चर लिमिटेड रायपुर से भी कंपनीज आई हैं, SSG प्राइवेट लिमिटेड से आई हैं, प्रिज्म इंस्टीट्यूट से भी हमारे पास कंपनी आई हैं। मैं डॉक्टर दुर्गा त्रिपाठी हूँ, प्रिज्म ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से आई हूँ। मैं बेसिकली 2 जॉब प्रोफाइल के लिए कैंडिडेट सेलेक्ट करने आई हूँ। नंबर 1 ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, क्योंकि हमारे एक एंटरप्रेन्योर कॉलेज है और थ्रू आउट ईयर इसमें स्टूडेंट की रिक्रूटमेंट होती रहती है। तो जो अभी रिसेंट वैकेंसी आई है वो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की है, जिसके लिए मुझे 11 कैंडिडेट चाहिए और उनका प्रोफाइल ITI, फिटर और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का होना चाहिए। तो मैंने इन लोगों को शॉर्ट आउट कर लिया है, ये अपने रिज्यूमे मुझे सेंड करेंगे। फर्दर जो इनका रिक्रूटमेंट होगा वो प्रिज्म कॉलेज में होगा। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं खबरों की। कोरबा में मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण की अहम बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन के मंत्रिमंडल के सदस्य तथा 15 जिलों से प्राधिकरण के 51 सदस्य शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की, जिसमें कोरबा के बालक बालिका क्रीड़ा परिसर में निर्माण के लिए 10-10 करोड़ स्वीकृत, अत्यंत पिछड़ी जनजातियों के लिए की प्रतिभा निखारने के लिए बालक बालिका क्रीड़ा परिसर के लिए 10-10 करोड़ रुपए, विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए आवासीय विद्यालय 5 करोड़, सुनरिया पुल के लिए 9 करोड़, बुका सतरेंगा पर्यटन के लिए 2 प्रोजेक्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए। वन विभाग को निर्देश, एक्वा पार्क स्थापना के लिए 37 करोड़, पार्क से मत्स्य पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश में 2015 से पहले 115 सिंचाई परियोजना अधूरी हैं, जिसके लिए 2800 करोड़ की स्वीकृति 36,000 हेक्टेयर में होगी। मुख्यमंत्री ने पत्रकार वार्ता में जानकारी साझा करते हुए आदिवासी क्षेत्र को नई दिशा में देने की बात कही है। आदिवासी क्षेत्रों में विकास के लिए किसी भी तरह से संसाधन की कमी नहीं हो, इसके लिए छत्तीसगढ़ के अंदर 3 विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। एक तो जसपुर सरगुजा उत्तर विकास प्राधिकरण, एक बस्तर विकास प्राधिकरण और एक मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण। और पुनर्गठन के बाद आज ये पहला बैठक यहाँ ऊर्जा नगरी कोरबा में आयोजित हुआ था। भड़गांव विधानसभा में वरिष्ठ भाजपा के कार्यकर्ताओं ने स्वयंसेवक शक्ति संगठन के तत्वाधान में आज महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया। यह बैठक संगठन के विस्तार गतिविधियों की समीक्षा और आगामी कार्य योजना पर विचार विमर्श हेतु आयोजित की गई। बैठक में संपन्न संगठन के पदाधिकारियों, कार्यकर्ता एवं स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर संगठन की वर्तमान गतिविधियों की समीक्षा की गई तथा आगामी सामाजिक व जनहित कार्यों की रूपरेखा तय की। बैठक में वक्ताओं ने संगठन की भूमिकाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के सुझाव दिए और भागीदारी से बढ़ावा देने की बात कही। साथ ही युवा वर्ग को जोड़ने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संगठन के विस्तार पर विशेष बल दिया गया। अंत में सभी उपस्थित जनों ने एकजुटता के साथ समाज सेवा के मार्ग पर अग्रसर रहने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है, अर्थात 100वां साल चल रहा है। आज से ठीक 100 साल पहले विजयदशमी के दिन 1925 में
स्थापना हुआ था। संघ इस वर्ष चाह रहे हैं कि हमारा जो विचारधारा है, संघ का जो विचारधारा है, संघ राष्ट्रभक्ति के लिए, राष्ट्र प्रथम के लिए जीता है, धर्म की रक्षा के लिए जीता है। बच्चों में अनुशासन, देश में अनुशासन जैसा भाव भरने का काम, देश की संस्कृति को बचाने का काम, देश की परंपराओं को बचाने का काम संघ रात दिन संघ के स्वयंसेवक कर रहे हैं। सरगुजा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पिछले 24 दिनों से हड़ताल कर उन्होंने विरोध का एक अनोखा तरीका अपनाया, जिसमें वे तिरंगा झंडा लेकर पानी में खड़े होकर जल सत्याग्रह करते दिखाई दे रहे। कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और राज्य सरकार का ध्यान खींचने के लिए हर दिन नए तरीकों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज वे अंबिकापुर में वित्त मंत्री ओपी चौधरी का घेराव भी करेंगे। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती, उनकी यह अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। मुख्यमंत्री के प्रवास के दौरान कोरबा जिले में एक बड़ी सनसनीखेज खबर सामने आई। सनसनीखेज थाना में के भिलाई बाजार में एक पुलिस जवान ने पारिवारिक विवाद के चलते 3 लोगों पर गोली चला दी, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल सीएफ का एक जवान छुट्टियों पर अपने घर आया हुआ था। परिवार का विवाद इतना बढ़ गया, उसने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस घटना में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। मृतकों में जवान की 17 वर्षीय साली मदालसा और 35 वर्षीय चाचा ससुर राजेश कुमार शामिल। घटने की सूचना मिलते ही हरदी बाजार थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी जवान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने वही सभी सब्जों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी जवान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दौरे के लिए ड्यूटी पर था, लेकिन वह ड्यूटी जोड़कर घर पहुंचा और वारदात को अंजाम दे डाला। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है और पुलिस मामले की गहनता से जाँच कर रही है। भिंड के दभोह नगर निरीक्षक शर्मा की अनोखी पहल करते हुए स्वयं प्रभा विद्यालय के छात्र छात्राओं को थाने का दौरा कराया। इस दौरान बच्चों को पुलिस स्टेशन के अलग अलग हिस्सों जैसे एफआईआर दर्ज करने वाला कंप्यूटर रूम, हवालात, जेल और थाना प्रभारी के कार्यालय दिखाए। थाना प्रभारी ने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि वह मन लगाकर पढ़ाई करें, एक अच्छे इंसान बने। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि किसी को भी समस्या होने पर बिना डरे थाने में वे आ सकते हैं। उन्होंने बताया कि महिलाओं की शिकायतें महिला अधिकारी सुनती है। राजेश शर्मा ने छात्रों को नशे से दूर रहने की सलाह भी दी। इस पहल का समापन छात्रों को केले वितरित करके किया गया। खबर सिवनी से, जहां रानीताल के पास केवलारी उगली मार्ग पर सड़क के किनारे बाघ देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बाघ सड़क किनारे बाउंड्री वॉल से छलांग लगाने की कोशिश कर रहा था। आज शाम लगभग 5 बजे ये नज़ारा देखकर मौके से गुजर रही सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया और कईयों के मुंह से तो चीखे भी निकल पड़े। हालांकि अधिकांश यात्रियों ने सजगता दिखाते हुए बस की खिड़कियों के लगे शीशे बंद कर दिए थे। इसकी सूचना विभाग को भी दे दी गई। वन विभाग ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की। साथ ही सोशल मीडिया पर बाघ का वीडियो भी वायरल हो रहा है। भागलपुर के सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के शाहकुन अम्बेडकर स्टेडियम में एनडीए घटक दलों का विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां सुल्तानगंज विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल के अलावा विधायक पवन कुमार, एनडीए घटक के दलों के सभी जिला अध्यक्ष, भारत रत्न संपादक पूर्व मंत्री रामनाथ ठाकुर, भवन निर्माण मंत्री जयंत चौधरी के अलावा प्रदेश स्तर के दर्जनों नेताओं ने सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार के विकास में काफ़ी बदलाव हुआ है। आगे के उनके नेतृत्व विकास के नाम पर चुनाव का आगाज किया जाएगा। पूरा मांझी एकजुट है एनडीए के कार्यकर्ता और नेता, और जनता ने बल बना दिया है। आने वाले 25 के चुनाव में एनडीए भारी मतों से विजयी होगी जाकर के। पूरा जनता विकास चाहती है, कानून का राज चाहती है। बिहार में शांति कानून का राज है। बिहार में डबल इंजन की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जिस विकास गंगा बहाई जा रही है, नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार के तेजी से विकास के दौर में आगे बढ़ रहा है। कार्यकर्ताओं में जोश उत्साह है और ये जोश 2025 के जो विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, और हर चुनौतियों का जवाब देते हुए एनडीए के प्रत्याशी को जिताएंगे, बिहार में सरकार बनाएंगे, नीतीश कुमार जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे और विपक्ष के लोगों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यहाँ के कार्यकर्ता तैयार हैं।
खबर छपरा से है, जहां सारण जिले के जलालपुर प्रखंड में कुमना खेल मैदान में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। सम्मेलन में कई गणमान्य नेता और मंत्री उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार और प्रेम कुमार, पूर्व सांसद सुशील कुमार, पूर्व मंत्री गौतम सिंह और पूर्व विधायक रणधीर सिंह मौजूद थे। इसके अलावा भाजपा नेता राणा प्रताप डब्लू, लोजपा नेता सौरभ पांडे, आरएलएम नेता ओम प्रकाश कुशवाहा और जदयू के नेता अल्ताफ आलम राजू ने भी भाग लिया। सम्मेलन की अध्यक्षता भाजपा के जिला अध्यक्ष ब्रजमोहन ने की। जनसभा को संबोधित करते हुए मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार में हुए बदलावों पर बात की। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने राज्य को विकसित करने के लिए काम किया। उन्होंने 1990 के दशक को जंगल राज बताते हुए कहा कि तब लोग शाम होते ही घरों से नहीं निकलते, जबकि अब लोग 24 घंटे कहीं भी आ जा सकते। उन्होंने सड़कों और बिजली की उपलब्धता में भी सुधार की बात कही है। वहीं पूर्व सांसद सुशील कुमार ने भी एनडीए सरकार की उपलब्धियों पर जोर दिया और कहा सरकार ने बिहार को विकसित किया है। अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां लखनऊ विश्वविद्यालय का 68वां दीक्षांत समारोह मनाया गया। मेडल देकर छात्र छात्राओं को यहां पर सम्मानित किया जाएगा। अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार ने मानद उपाधि से नवाजा जाएगा। इसके साथ ही सीएसआईआर के पूर्व डीजी वैज्ञानिक शेखर सी मांडे यहां पर चीफ गेस्ट रहेंगे। इसके साथ कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। अहम जानकारी आपको बता दें, मेडल देकर छात्र छात्राओं को यहां पर सम्मानित किया जाएगा। पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार को मानद उपाधि से नवाजा जाएगा। अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, सीएसआईआर के पूर्व डीजी वैज्ञानिक शेखर सी पांडे इसमें बतौर विशिष्ट अतिथि भाग लेंगे। अहम जानकारी आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां टूटी सड़कों के विरोध में भूख हड़ताल शुरू कर दी गई है। आपको बता दें, शिकारपुर की टूटी सड़कें ना बनने से लोगों में खासा नाराजगी देखने को मिली है। आपको बता दें, समाज सेवी नरेश प्रधान ने ये भूख हड़ताल शुरू की है। आपको बता दें, पहले से ही समाज सेवी धरने पर बैठ जता रहे थे विरोध प्रदर्शन। आपको बता दें, कई किसान नेताओं ने मौके पर पहुंचकर इनका समर्थन किया है। पहले से समाज सेवी धरने में बैठ जाता है कर विरोध जताया है। इसके बाद इनके इस प्रदर्शन को कई लोगों का समर्थन मिला है। कई किसान नेताओं ने मौके पर पहुंचकर इस भूख हड़ताल का समर्थन किया है। किसान कहीं के भी किसान हो, अगर किसानों को परेशानी होगी तो हम हर जगह धरने पर बैठेंगे। हमारे बड़े भाई प्रधान जी नरेश प्रधान जी हैं, इन्होंने 5 दिन पहले से अवगत कराया है कि 5 दिन बाद हम धरना देंगे। लेकिन ये सरकार, जो यहाँ के विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, नगर पालिका से हैं, अगर उन्हें इस धरने की टेंशन होती, किसानों की टेंशन होती, जो किसानों की ये रोड देखो, जाके आप रोड देखो, शिकारपुर जहांगीराबाद के लिए कितना खराब रोड, रोज हादसे होते हैं इस पे। ये अब धरने बैठने से पहले ही सही हो जाते हैं। इस सरकार के खिलाफ इस जनता ने सही 2 साल हो गई। पूरी जनता, विधायक हो, सांसद हो, चेयरमैन हो, 2 साल से इस क्षेत्र की जनता का इन्होंने पागल बनाया। मुझे भी आश्वासन दिया, पूरी जनता को आश्वासन दिया। ये हमारी जो 4 मांगे हैं, ये बहुत ही मुख्य मांगे हैं। 1,000 बाइक, बस, ट्रक इन रोडों पर होकर के गुजरते हैं। डेली कोई ना कोई घटना होती है। आपने देखा होगा, जो भगत सिंह चौक से लेकर के सूरजभान इंटर कॉलेज का जो छात्रावास, चौधरी चरण सिंह छात्रावास है, वहाँ की हालत इतनी खस्ता है कि वहाँ डेली कोई ना कोई एक्सीडेंट डेली होता है। मैं मौजूद हूँ यूपी के जनपद बुलंदशहर में, और शिकारपुर नगर पालिका में लगातार नगर की जनता दुखी होकर जिस तरह से टूटी सड़कें हैं, लगातार सड़कों पर गड्ढे बने हुए हैं, उसको लेकर लगातार जनता के द्वारा शिकायत नगर पालिका को भी की गई, अधिकारियों को भी की गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होने के कारण
एक वक्त ऐसा आ गया कि जनता में भारी आक्रोश हो गया और आक्रोश के साथ साथ जनता के जो लोग हैं, मेरे देखिए यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं जो नरेश प्रधान जी हैं, इनके नेतृत्व में यहाँ आम अनशन चल रहा है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप कम से कम कीमती समय निकालकर इस जनता के बीच में सवाल तो पूछने आई। ये आप सबको जानकारी होगी, लगभग कई दिन से लगातार पेपरों में सोशल मीडिया चल रही है कि नरेश प्रधान जी भूख हड़ताल पर बैठेंगे, क्यों बैठेंगे, क्या कारण है, वो भी अखबार में छपी है। शिकारपुर क्षेत्र से जहांगीराबाद को जो रोड गया शिकारपुर से, पूरी रोड में वो स्थिति हो गई है, बाइक जैसे ही आगे बढ़ती है तुरंत गिर जाती है, टिर्री पलट रही हैं, ट्रैक्टरों के टायर फट रहे हैं, गाड़ियों के में नुकसान हो रहा है। और इसी तरीके से नगर पालिका में जब अपने मन मर्जी से तुम हाउस टैक्स और ये वाटर टैक्स बढ़ा देते हो और जनता को लूटने का काम कर रहे हो, लेकिन उस पैसे का मुझे हिसाब चाहिए। देखिए हमारे साथ महाशक्ति महोदय, देखिए हमारे साथ जो भूख हड़ताल में बैठे हैं नरेश प्रधान जी महोदय, इनसे भी हम बात करते हैं। प्रधान जी, आप भूख हड़ताल में बैठे हैं, ऐसी क्या समस्या आ पड़ी कि लगातार देखा जा रहा है कि आपके जो नगर में जो सड़क जा रही है उसमें ऐसी वीडियो भी वायरल हो रही है कि जो टिर्री में महिलाएं बैठ के जा रही हैं वो टिर्री पलट रही हैं, वायरल हो रही हैं और उनके महिलाओं को चोट भी आ रही हैं। क्या उन समस्याओं को लेकर आप अनशन में बैठे हैं? बिल्कुल, ये जो समस्या है, क्योंकि शिकारपुर जो विधानसभा है वो किसौली विधानसभा है। जो महिला के कल जो टिर्री पलटी थी उसमें चोट लगी, उसका एक्सरा हुआ है, उसकी बाह को बिल्कुल टूट गई है, बाह जिसकी टिर्री में पलटी थी वो एक मजदूर की बहन थी। अब ये बात बताइए कि मजदूर 300-400 रुपए की नौकरी करता है और उसके 5000 रुपये उसकी बहन के इलाज में लग गए, तो मतलब कहाँ से लेकर के आएगा? देखिए हमारे साथ किसान राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह मौजूद है, जो भूख हड़ताल में बैठे नरेश प्रधान मौजूद है। इनके समर्थन में भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के जिला अध्यक्ष भूख हड़ताल पर इनके समर्थन में बैठ गए। अब इनका सिर्फ यही कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होंगी धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इन्होंने 4 मांगे और 4 मांगों को लगातार किसानों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है, जनता में भारी आक्रोश है। अब देखना यह होगा कि नगर पालिका के लोग या स्थानीय अधिकारी इनको मनाने आते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त है। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो किसानों में धरना प्रदर्शन में भारी आक्रोश है और किसान अपनी मांग को लेकर पूरी तरह से अड़े हुए हैं। उनका कहना है भूख हड़ताल जब तक चलेगी जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। अनिल मीना, के न्यूज़ इंडिया, बुलंदशहर। नेपाल में हिंसा के मुजफ्फरनगर के 10 लोग काठमांडू में फंस गए, उनमें से एक बीजेपी में भी शामिल है। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने विदेश मंत्रालय से संपर्क कर उन्हें सुरक्षित निकालने का अनुरोध किया। इसी बीच काठमांडू में फंसे व्यापारियों ने वीडियो वायरल कर सरकार से सुरक्षित स्वदेश भेजने की मांग की। बता दें मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ भाजपा नेता सुनील तायल सहित 10 श्रद्धालु नेपाल की राजधानी काठमांडू में फंसे हुए। वहां पर इस समय भयंकर आगजनी और तोड़फोड़ जैसी स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते ये लोग भयभीत है। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि श्रद्धालुओं को सकुशल भारत लाने के लिए उन्होंने जिला अधिकारी और विदेश मंत्रालय से तत्काल संपर्क किया जा रहा है। प्रयास किया जा रहा है कि शीघ्र ही सभी लोग सुरक्षित वापस अपने परिवारों के बीच लौटा। मंत्री ने विश्वास दिलाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्रालय की सक्रियता से जल्द ही मुजफ्फरनगर के सभी श्रद्धालु सुरक्षित वापस लौटेंगे। मैं सुनील तायल, मुजफ्फरनगर, यूपी उत्तर प्रदेश से। यहाँ पर हम अपने साथियों के साथ 10 हमारे साथी हैं, उनके साथ यहाँ पर पशुपतिनाथ जी, मुक्तिनाथ, काकबैनी के दर्शन यात्रा के लिए आए थे। लेकिन यहाँ पर जिस दिन हम आए उस दिन माहौल ठीक था, लेकिन शाम के टाइम पर यहाँ पर बहुत माहौल ख़राब हुआ और ख़राब होने के साथ साथ यहाँ पर जो है दुकानें लूटी गई और यहाँ पर जो है गोला बारी, बंदूकें, आंसू, गैस के गोले छोड़े गए। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। हम किसी तरह से हमारे गाइड ने जो थापा जी हैं उन्होंने गलियों में को निकाल करके हम एक होटल में यहाँ पर जो है बड़ी मुश्किल में जान बचा करके हम यहाँ पर आए हैं। देखिए हम सब जानते हैं कि नेपाल के अंदर छात्रों ने उपद्रव करने का काम ही किया है। नेपाल के अंदर तख्ता पलट हुआ सरकार का और हमारे हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग वहाँ पे पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने के लिए हमेशा जाते हैं। हजारों की संख्या में लोग वहाँ फंसे हैं और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि मुजफ्फरनगर के भी हमारे 10 लोग, ये विशेष रूप से सुनील तायल जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके 9 अन्य साथी, दिल्ली के हमारे 2 और परिचित, उनके फोन आए हैं और भी कई लोगों के फोन आ रहे हैं। वे सब लोग नेपाल के अंदर काठमांडू फंसे हैं और लगातार आगजनी, दंगा, झगड़ा, तोड़फोड़ी हो रही है।
खबर उन्नाव से, जहां विशाल किसान और गौ सम्मान यात्रा का आयोजन भारतीय किसान मंच एवं भारतीय गौ सेवा परिषद द्वारा किया गया। उन्नाव पहुंचकर सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गौशाला का निरीक्षण किया। इस दौरान किसान मंच के उन्नाव जिला अध्यक्ष संजय सोनकर और जिला महासचिव गोपाल माहेश्वरी मौजूद रहे। इस यात्रा में हजारों किसान और गौ सेवक शामिल हुए। यात्रा का मार्ग शिवाजी खेड़ा से तक हुआ, जिस विभिन्न स्थानों पर स्वागत का आयोजन किया गया। यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण स्थानों पर स्वागत का आयोजन हुआ, जिसमें नवाबगंज, टोल मैक्स, दही चौकी, दीनदयाल स्टेडियम, आवास विकास पुल के साथ नगर पालिका परिषद और अन्य स्थान भी शामिल थे। देखिए, लगातार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट है वो गौ माता की सेवा है, और माननीय उच्च न्यायालय में भी दायर याचिका में भी पूरी तरह से मैं भ्रमण कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश का। काफ़ी डिस्ट्रिक्टों का हो चुका है। उन्नाव का बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही थी, तो आज हमने कहा सबसे पहले उन्नाव का कर दिया जाता है। कई गौशालाओं में गया जहाँ पे काफ़ी पहले से काफ़ी बेहतर स्थितियाँ हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि बाद में लोग कर रहे हैं। अखिल भारतीय शिक्षक संघ के नेतृत्व में एटा जिले में शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन किया। ये शिक्षक पहले काले कपड़े पहनकर सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने तर्क दिया है कि वर्तमान चयन योग्यताओं के आधार पर 20-30 साल से पहले पढ़ा रहे शिक्षकों को अयोग्य ठहराना न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ। शिक्षकों ने NTI शिक्षा परिषद द्वारा 2017 में IT एक्ट का संशोधन रद्द को लेकर मांग की है। शिक्षकों से बातचीत की हमारे संवाददाता ने। बलिया जिले में एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिस पर कथित और उसकी प्रेमिका और उसके भाई पर ज्वलनशील पदार्थ डाला गया था। यह घटना 4 सितंबर की। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि मानियर थाना क्षेत्र की रहने वाली लड़की से राजकुमार की शादी की बात चली थी, लेकिन राजकुमार शादी के लिए तैयार नहीं था। इससे नाराज होकर लड़की ने अपने भाई के साथ मिलकर राजकुमार को फ़ोन करके बुलाया और उस पर ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया। पुलिस ने मृतक राजकुमार के परिजनों के आधार पर मामला दर्ज कर लिया। साथ ही युवक की मौत के बाद परिजन ने न्याय की गुहार लगाते हुए जिलाधिकारी कार्यालय में मदद मांगी है। तुम कर लो, हमें बहन के फोन कर बुलावल गई रहल ह, आजत रहलन कहते तक भाई गइल तो राती भर रखल 3 बजे भोर में निकल लीलो, तो पुल पर लीलो कि से जाइयो कर भाई। पुल पर 4 आदमी रहल के भीतर गाँव में खूब मारल गइल बा। 4 तारीख की शाम को एक थाना बांसडी पे सूचना प्राप्त हुई थी। उसी क्षेत्र के रहने वाले राजकुमार नाम के व्यक्ति के ऊपर कुछ लोगों ने ज्वलनशील पदार्थ दिया है। इस सूचना पे तत्काल पुलिस पहुंची थी। सुसंगत धाराओं में इसमें अभियोग पंजीकृत किया था। हर की भांति इस वर्ष रामलीला समिति परेड अपना 149वां विजयदशमी का इको फ्रेंडली और धार्मिक सौहार्द, सांस्कृतिक और पौराणिक कथाओं से युक्त कार्यक्रमों का हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कार्यक्रमों की कड़ी में 11 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तो रात्रि 7 बजे पूज्य दीदी मां मंदाकिनी श्री राम किंकर जी द्वारा राम भक्त कथा का श्रवण किया जाएगा। इसके बाद 22 सितंबर को रामलीला मैदान में मुकुट पूजन से रामलीला के आयोजकों का शुरुआत होगी। परेड की इस रामलीला में 80 फीट का रावण बनाया जाएगा। साथ ही लेजर लाइट से दर्शकों को आकर्षित करेगा। इस बार रावण के पुतले के मुंह से आग भी निकलती दिखाई देगी। तो वही वृंदावन के कलाकारी से पूरी रामलीला का मंचन करेंगे। कलाकारों में महिलाएं भाग नहीं लेंगी। जयपुर के सुप्रसिद्ध आतिशबाज भी आकाशीय ग्रीन आतिशबाजी का पुतला दहन की परंपरा अनुसार प्रक्रिया को संपन्न करेंगे। वही श्री रामलीला समिति परेड के अध्यक्ष महेंद्र मोहन गुप्त ने कहा है कि दशहरा 2 अक्टूबर को पड़ेगा। उस दिन विजयदशमी में रावण का पुतला दहन होगा। साथ ही गांधी जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा। कार्यक्रम में अपने आने वाले दर्शक ही हमारे मुख्य अतिथि होंगे। और इस बार 149वां विजयदशमी पर्व समिति द्वारा मनाया जा रहा है और यह प्रयास किया जाएगा कि 150वें विजयदशमी पर्व पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर में आए। इस बार विशेष तो हमेशा की तरह जो आतिशबाजी वगैरह में कुछ हमने और इम्प्रूवमेंट किए हैं और वही विशेष होगा। और दूसरा हम लोगों ने व्यवस्थाएं की हैं कि जैसे हमने इंटरलॉकिंग टाइल्स वगैरह किसी तरीके से लगवा के वहाँ पे मंच वगैरह के पास किया। हम रावण के पुतले को फिर 80 फुट बनाने का प्रयास कर रहे हैं
जब रावण जलाया जाएगा तो उसके मुंह से आग निकलेगी, रिमोट के द्वारा वो कंट्रोल करेंगे सिर वगैरह को उठाने का। इलेक्ट्रिक का डेकोरेशन और अच्छा हम कर रहे हैं। फर्रुखाबाद के जिला अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्या मोहम्मदाबाद का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी द्वारा विद्यालय के बच्चों के लिए बनाए जा रहे भोजन की गुणवत्ता चेक की। निरीक्षण के दौरान विद्यालय की बाउंड्री वॉल खराब पाए जाने पर जिला अधिकारी ने तत्काल ही उसे सही कराने के निर्देश दिए। परीक्षण के दौरान जिला अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी के साथ जिला समाज कल्याण अधिकारी व संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। खबर बाराबंकी से है, जहां शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए टीईटी अनिवार्य किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को माननीय दृष्टि से आदेश पर निरस्त किए जाने की मांग को लेकर शिक्षकों ने धरना दिया। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार पांडे के नेतृत्व में सैकड़ों शिक्षक गन्ना संस्थान पर धरने पर बैठे रहे और प्रमुख बिंदुओं पर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा गया। 1 सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समस्त प्राथमिक शिक्षक शिक्षिकाओं की सेवा में बनने पदोन्नति से प्राप्त होने हेतु टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य करने के संबंधी निर्देश दिए गए। आपका अगला कार्यक्रम घोषित होगा और 30 तक तो आपको का एक मामला 1 सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है कि सभी शिक्षकों को टेट नहीं किए 2011 के पहले उनको टेट देना पड़ेगा। प्रमोशन के लिए जूनियर में जाना टेट फ्री टेट देना पड़ेगा। तो मेरा मानना है, संगठन का मानना है कि जिस समय शिक्षा सेवा नियमावली के तहत जो समय तत्कालीन योग्यता थी उस समय वो नियुक्त हुए, ये निर्णय के विपक्ष में सरकार रिव्यू पटिशन में जाए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा को लेकर 1 सितंबर से शुरू ना तो एक नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान के तहत बुधवार को चित्रकूट के गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में परिवहन विभाग के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ चित्रकूट के जिला अधिकारी शिव शरण अप्पा और पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने किया। इस मौके पर छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए जिला अधिकारी ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों पर अंशुल उद्देश्य से लगाना इस शासन की तरफ नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान चलाया जा रहा है। आज शासन के निर्देश के क्रम में आज नो हेलमेट नो फ्यूल पॉलिसी के तहत हम लोग आज यहाँ पे तुलसी गोस्वामी दास जी के कॉलेज में हम लोगों ने सारे स्टूडेंट्स के साथ वार्ता किया है और उन लोगों को एजुकेट किया है कि हेलमेट की महत्व क्या है। और इसी तरह आज ज़िले में भी अन्य विभिन्न कार्यक्रम है जहाँ पे हम लोगों को हेलमेट भी बांटेंगे और उन लोगों को कम्युनिकेट करेंगे। सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए ये सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अभियान नो हेलमेट नो पेट्रोल के रूप में शुरू किया है। तो में आज का जो सफल कार्यक्रम रहा है, माननीय जिलाधिकारी महोदय और एसएसपी साहब और हमारे यहाँ आरटीओ पीटीओ साहब ने कार्यक्रम किया सड़क सुरक्षा का सराहनीय कदम है। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का मानना है कि 5 वर्षों में कम से कम जो दुर्घटनाएं मौतें होती हैं उसमें 50% की कमी लाएं। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।